अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी, ठीक है। और उसके आगे अब स्टार्ट हो रहा है अनग्रुप डेटा, ठीक है। अब ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन है कि हम लोग स्टैट्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है अनग्रुप डेटा, द मोस्ट ओरिजिनल और फ्रेश डेटा विच हैव बिन कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हैव नॉट अंडरगॉन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आर कॉल्ड अनग्रुप डेटा और रॉ डेटा। ऐसा डेटा जो हमने अभी अभी कलेक्ट किया हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया हो, ठीक है, और जिसके ऊपर कुछ भी हमने कोई वर्किंग नहीं की, कुछ रूल्स अप्लाई नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, रॉ डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा। नेक्स्ट है अरे, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ कॉल्ड अरे। हमारे पास जो डेटा मौजूद होता है, हम अगर उसको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता होगा, ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है, वो आपने कोई 2-3 क्लास में पढ़ा होगा। अच्छा, अगर हम अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अरे। अब इसकी एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है हमें, ये वाली 14, 16, 17, 20, 15, 9, 8, 19, 12, 7, 18, 23। ये कुछ नंबर्स हैं, ये कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल था। अब क्वेश्चन क्या था, अरे द फॉलोइंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी एक ऑर्डर में आप लोगों ने अरेंज करना है। अब यहाँ पे नीचे 2 अरेज बनाई हुई हैं, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर आपको अगर भूल गया है तो मैं आपको बता दूं, छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर तक, ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से लेकर छोटे नंबर तक, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 7 से उन्होंने स्टार्ट किया है 23 तक, और यहाँ नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका ही ऑपोजिट कर दिया, 23 से स्टार्ट किया है 7 तक, ठीक है। अगर हम अपना डेटा ऐसे अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको हम बोलेंगे अरे। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ग्रुप डेटा। When the ungrouped data are arranged according to classes or groups with their corresponding frequencies is called group data। अब यहाँ पे बताया जो अनग्रुप डेटा था, जो पहले हम लोगों ने अभी अभी कलेक्ट किया है, जिसके ऊपर हमने कोई वर्किंग नहीं है, जब हम उस डेटा को अरेंज करते हैं डिफरेंट क्लासेस में या ग्रुप्स में, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे लिखा है विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का मतलब है तादाद, ठीक है। उनके तादाद के हिसाब से, जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग तादाद है, उसके हिसाब से जब हम उन्हें ग्रुप्स या क्लासेस में अरेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा का फ़ायदा क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ लोगों की एजेस लिखी हुई हैं, ठीक है। एक क्लास में हम एक क्लास की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक क्लास में बस 20 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने उनकी हाइट्स भी लिखी हुई हैं एक जगह, ठीक है, उनकी एजेस भी लिखी हुई हैं, उनकी हाइट्स भी लिखी हुई हैं, उनका वेट भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास रॉ डेटा तो सब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे उसको अरेंज करना है। अरेंज मैं कैसे करूँगी, मैं डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स बना लूँगी। कैसे, एक हाइट वाला ग्रुप बना लूँगी, उसमें सब बच्चों की हाइट लिखूँगी, एक में उनका वेट लिखूँगी, ठीक है, और एक में उनकी एज लिखूँगी, ठीक है। तो इस तरह हम क्लासेस या ग्रुप्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मींस तादाद जो होती है, फ्रिक्वेंसी तादाद की डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू साइज और मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ बता रहे हैं टैबुलर अरेंजमेंट। टैबुलर मींस टैबुलर से हमें शो हो रहा है, टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम टेबल के अंदर अरेंज करते हैं अपने डेटा को इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू साइज़ और मैग्नीट्यूड। साइज़ तो आपको पता है, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब है शिद्दत, ठीक है। अब कौन सी चीज़ कितनी इंटेंस है, ठीक है, किसकी कितनी शिद्दत है, उसके हिसाब से, जिस तरह हम टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। अगर बात की जाए 1 डिग्री सेल्सियस की, तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और अगर बात की जाए 43 डिग्री सेल्सियस की, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये एक थोड़ा डिफरेंट टर्म में आ रहा है, लेकिन ये ऐसे, क्योंकि बहुत सी जगह पे टेम्परेचर भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
और जिस तरह ये अर्थक्वेक आता है उसका मैग्नीट्यूड कलेक्ट करते हैं, ठीक है, नोट करते हैं, तो वो सब मैग्नीट्यूड के अंदर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसको प्रॉपर अरेंजमेंट में ग्रुप करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप डेटा। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डेटा प्रेजेंट करते हैं उसको हम ग्रुप डेटा भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ टैबुलर फॉर्म होती क्या है। अब लास्ट हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था ये टेबल्स। जब हम किसी चीज़ को इस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में अरेंज कर देंगे उसको हम बोलते हैं टैबुलर फॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट में है हाइट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये टेबल बनाए हुए हैं, तो टेबल के अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे तो टैबुलर फॉर्म से कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लास लिमिट्स। The variate values of the classes or groups which show exact but discontinuous limits are called the class limits. अच्छा, यहाँ लिखा है द वेरिएट वैल्यूज़ ऑफ द क्लासेस और ग्रुप्स। अब जो हमारे पास क्लासेस और ग्रुप्स हैं उनकी ऐसी वैल्यू विच शो एग्जैक्ट बट डिसकॉन्टीन्यूस लिमिट, हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी बता रहा है लेकिन डिसकॉन्टीन्यूस लिमिट है उसकी, ठीक है, उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, इज़ कॉल्ड द क्लास लिमिट। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताऊंगी कि क्लास लिमिट होता क्या है। द स्मॉलर वैल्यू इज़ द लोअर क्लास लिमिट एंड द लार्जर वैल्यू इज़ द अपर क्लास लिमिट। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विच शो एग्जैक्ट बट डिसकॉन्टीन्यूस। डिसकॉन्टीन्यूस क्यों? अब यहाँ पे बात की इन्होंने 1 to 5, 6 to 7, उसके बाद 6 to 10, उसके बाद 11 to 15। अच्छा, डिसकॉन्टीन्यूस क्यों है? ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो 6 है, तो मतलब यहाँ पे अगर 5 होता तो ये कॉन्टीन्यूस होता है, लेकिन अभी क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। अच्छा, अब इसको टेबल फॉर्म में देख लेते हैं लास्ट पेज पे। अच्छा, ये जो यहाँ पे हाइट गिवन है ना, ये है क्लास लिमिट। कैसे? 55 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 59 पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट जो नई क्लास लिमिट स्टार्ट हो रही है वो किस पे स्टार्ट हो रही है? 60 से स्टार्ट हो रही है और 64 पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्लास लिमिट, ठीक है। अब आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, अब देखो 55 से स्टार्ट हुआ है, 59 पे ख़त्म हुआ है, और जब नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो रहा है तो वो 59 से नहीं स्टार्ट हो रहा, 60 से स्टार्ट हो रहा है, उसके जो नेक्स्ट नंबर है, इसलिए उन्होंने बोला डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है। ये तो हो गई क्लास लिमिट की एग्जांपल। अच्छा, नेक्स्ट देखें क्लास बाउंड्रीज़। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज़ अब क्या होती हैं? क्लास बाउंड्रीज़ बिल्कुल क्लास लिमिट जैसी होती है, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। द मेजर्ड कॉन्टीन्यूस डेटा। अब सबसे पहले उन्होंने क्या बात कर दी? कॉन्टीन्यूस डेटा, और यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था? डिसकॉन्टीन्यूस, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कॉन्टीन्यूस डेटा कैसे है। द मेजर्ड कॉन्टीन्यूस डेटा आर नॉट एग्जैक्ट द ट्रू और प्रिसाइज वैल्यूज़। अब वो बता रहे हैं हमारे पास कॉन्टीन्यूस डेटा तो गिवन है, ठीक है। अब वो बता रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल ट्रू या प्रिसाइज नहीं है, मतलब हमें एक प्रॉपर नंबरिंग में नहीं दिया गया। मतलब अगर मैं कहूँ ना आज के मौसम काफ़ी गर्म है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने बता दिया एग्जैक्ट वैल्यू कि 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन क्या पता 40 डिग्री सेल्सियस ना हो, वो 40.600, मतलब आगे पॉइंट्स में वो वैल्यू हो, ठीक है, लेकिन मैंने कितना बोला है? 40 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में हमें पता चलता है कि वैल्यू ट्रू या प्रिसाइज है या नहीं। विच डिस्क्राइब्स द एक्चुअल और ट्रू कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ क्लास, ठीक है। अब वो एक्चुअल और ट्रू कॉन्टीन्यूटी में मतलब जैसे वो चल रहा है आगे, ठीक है, उस वैल्यू को डिस्क्राइब करता है, आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज़। अच्छा, अब वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, अब इसकी आगे देख लेते हैं। द स्मॉलर ट्रू वैल्यू, अच्छा, जो छोटी वैल्यू होगी जिस तरह यहाँ पे 1 और 5 के बीच में,
अच्छा, मैं ये चीज़ बताना भूल गई, क्लास लिमिट्स के अंदर द स्मॉलर वैल्यू, यहाँ लिखा हुआ था ना ये वाली लाइन बेटा, ये वाली लाइन यहाँ लिखा हुआ था स्मॉलर वैल्यू इज़ लोअर क्लास लिमिट, ये स्मॉलर वैल्यू है, ये लोअर क्लास लिमिट है। और अपर लार्जर वैल्यू अपर क्लास लिमिट, ये लार्जर वैल्यू ये अपर क्लास लिमिट है, अपर क्लास लोअर क्लास, ठीक है। ये मैं पॉइंट बताना भूल गई थी। अब क्लास बाउंड्रीज़ में आते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ में उन्होंने बताया द स्मॉलर ट्रू वैल्यू इज़ कॉल्ड द लोअर क्लास बाउंड्रीज एंड द लार्जर वन द अपर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द ग्रुप। ग्रुप क्लासेस जो भी हैं उसकी जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो स्मॉलर क्लास बाउंड्री होगी, सॉरी लोअर क्लास बाउंड्री, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो अपर क्लास बाउंड्री होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने क्या दी हुई है, एग्जांपल है 0.5 to 5.5, 5.5 to 10.5, 10.5 to 15.5। अब यहाँ पे देखें 0.5 to 5.5, और उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो 5.5 से स्टार्ट हो रही है और 10.5 पे ख़त्म हो रही है। अब लास्ट में क्या था कि 1 to 5, 6 to 10, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस हो गया था, ठीक है, मतलब दोनों सेम वैल्यूज़ नहीं थी। लेकिन अब क्लास बाउंड्रीज़ के अंदर ये कॉन्टीन्यूस है, यहाँ पे 5.5 पे ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट 5.5 से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए जब पॉइंट में बात आ जाएगी तो हम क्लास बाउंड्रीज़ का नाम लेंगे, और अगर सिंपल क्या कहते हैं उसको पॉइंट में, ज़रूरी नहीं है पॉइंट में आए, ठीक है, और अगर उसमें आ जाए ना क्या कहते हैं उसको सिंपल नंबर्स में, ठीक है, तो उसको हम क्लास लिमिट कहते हैं। अच्छा, ये हो गया, ये इसकी एग्ज़ाम्पल थी। अच्छा नेक्स्ट देखें। अच्छा मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने ये क्लास लिमिट को एक्सप्लेन किया था ना, यहाँ पे अब ऐसे ही हो सकता है। जैसे यहाँ पे 55.5 to 59.5, फिर 59.5 to 64.5, ठीक है। ये ऐसे एक टेबल आ सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, सिर्फ पॉइंट्स ऐड हो गया और ये कॉन्टीन्यूस हो गया क्योंकि लास्ट वाले दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं। अच्छा, ये दो क्लास बाउंड्रीज की एग्जांपल। नेक्स्ट देखते हैं मिड पॉइंट और क्लास मार्क। अच्छा, मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट और क्लास मार्क इज़ द मीन ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट बाउंड्रीज। अच्छा, अब उन्होंने बोला है मिड पॉइंट क्या होता है, द मीन ऑफ, मीन आपने पढ़ा होगा, मीन मीडियन मॉड, आई थिंक आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा ये सारा, ठीक है। मीन जो होता है वो एवरेज होता है, काइंड ऑफ एवरेज, ठीक है। द मीन ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ बाउंड्रीज। अब उन्होंने बता दिया अपर लिमिट्स या फिर बाउंड्रीज, या फिर लिमिट्स या फिर बाउंड्रीज, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। जो चीज़ हमारे पास होगी हमने उसकी मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, अब ये देखो इन्होंने क्या बोला था, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, ठीक है। इन दोनों का मीन लेना है हम लोगों ने, ठीक है। इन दोनों का मीन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है। ये तो हो गया था क्लास लिमिट्स का। अब इसमें लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री, इन दोनों का मीन लेंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्री का मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो था मिड पॉइंट। नेक्स्ट है क्लास फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वैल्यूज़ फॉलिंग इनटू अ स्पेसिफिक क्लास इज़ कॉल्ड अ क्लास फ्रीक्वेंसी। एक स्पेसिफिक क्लास हमने जो बनाई हुई है, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइट की क्लास है, ठीक है। मैंने एक क्लास बना ली है कि इसमें यहाँ पे हम लोग हाइट्स मेंशन करेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग या क्लासेस, ठीक है। इस सिंपली फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड बाय एफ। अच्छा, उस स्पेसिफिक
क्लास के अंदर कितनी तादाद होगी, कितने ज़्यादा लोग क्या नाम है, कितनी ज़्यादा चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, नंबर्स वगैरह नंबरिंग जो कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लास फ्रिक्वेंसी। द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, देखिए कितनी तादाद में वैल्यूज़ वहाँ पे आ सकती हैं, फॉलोइंग इन अ स्पेसिफिक क्लास, एक क्लास के अंदर कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं, उसको हम बोलते हैं क्लास फ्रिक्वेंसी और सिंपली फ्रिक्वेंसी, एंड इज़ डिवोटेड बाय एफ। इसको हम अगर शो करना होगा ना फार्मूला की टर्म में, तो उसके लिए हम इसको डिनोट करते हैं एफ़ से, ठीक है, एफ़ फॉर फ्रिक्वेंसी, क्लास फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट देखते हैं क्लास ऑफ साइज ऑफ क्लास इंटरवल, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज of a class or group or difference between two successive midpoints is called the size of class interval and it is denoted by h। अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने क्लास का साइज़ फाइंड करना, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज, जो सबसे जो बड़ी वाली क्लास बाउंड्री है और छोटी वाली क्लास बाउंड्री है, उसका हम डिफरेंस ले लेंगे, तब भी हमें अपनी क्लास इंटरवल का साइज़ पता चल सकता है। और डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिड पॉइंट्स इस कॉल्ड दिस, अच्छा, टू सक्सेसिव मिड पॉइंट्स, अगर हमारे पास मिड पॉइंट्स पड़े हुए हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, ठीक है, तो हम उनके थ्रू भी हम अपना साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। और वो डिनोट कैसे करते हैं हम? इट इज़ डिनोटेड बाय एच, ठीक है, जहाँ कहीं भी किसी फार्मूला में एच लिखा होगा, इसका मतलब है हम लोग क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको इनकी एग्जांपल्स नहीं दे रही हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आगे जाके हम लोग जब प्रॉपर एग्जांपल्स करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसके अंदर हर चीज़ आ जाएगी और तब मैं आपको बहुत डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। इफ़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज़ डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज। अच्छा, अगर एक फ्रिक्वेंसी क्लास की फ्रिक्वेंसी हमारे पास गिवन है, ठीक है, मतलब जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल था स्टूडेंट्स का, उसमें हाइट थी, वेट था और एजेस थी उनकी, ठीक है। तो मैंने अब एक क्लास की फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, तो मैंने क्या किया कि मुझे हाइट वाली क्लास जो थी ना मेरी, उसकी मैंने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी थी, तो मैंने उस क्लास को सारी फ्रिक्वेंसी से, ठीक है, मतलब बाकी जितनी भी तादाद थी उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उस डिवाइड करने के बाद मेरे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, और प्रोपोर्शनल और प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्लास। अब इसके तीन नाम हैं, देन इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और प्रोपोर्शनल और प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास, ये तीन नाम हो गए इसके। इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज, इसको हम जनरली परसेंटेज में एक्सप्लेन करते हैं। द टोटल रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज़ यूनिटी दैट इज़ 1 और 100%। अब वो कह रहे हैं जो टोटल रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो 1 या फिर 100% होती है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, द टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस लेस देन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ अ गिवन क्लास इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास। अच्छा, द टोटल फ्रिक्वेंसी, जो टोटल हमारी तादाद है सब क्लासेस की, लेस देन द अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास जो बाउंड्री है उससे कम जो होगी, फॉर द गिवन क्लास, जो भी गिवन क्लास होगी उसकी, इज़ कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। हमारे पास उन्होंने एक क्लास बाउंड्री दी हुई है और हमने हर जितनी भी क्लासेस की फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनसे कंपेयर किया, और जो लेस होगी उसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास। ये आगे जाके आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, उसके अंदर ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से ऐसा इतना प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये दोनों टर्म्स भी आपके प्रॉब्लम्स के अंदर ही यूज़ होती हैं। मैं इनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर एनी स्पेसिफाइड क्लास, किसी भी स्पेसिफाइड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सक्सेसिवली द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस। गुजरी हुई क्लासेस की फ्रिक्वेंसी इसमें ऐड करने से हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाती है, इंक्लूडिंग द क्लास अगेंस्ट विच इट इज़ रिटन, ठीक है, जिसके अगेंस्ट वो लिखा होता है उस क्लास में ऐड करना, ठीक है।
द क्यूमुलेशन स्टार्ट फ्रॉम द लोअर साइज द हायर साइज, ठीक है। अब इसके जो अरेंजमेंट है वो क्या है, लोअर साइज जो होता है ना उससे स्टार्ट होता है, हायर साइज तक जाता है। नेक्स्ट है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द क्यूमुलेशन टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट क्लास। अब इसमें भी यही है कि हम लोगों ने फ्रिक्वेंसीज को टोटल करके फाइंड करना है। अब इसमें अरेंजमेंट क्या है, हाईएस्ट से लोएस्ट क्लास तक हम जा रहे हैं, ठीक है। अब जब क्वेश्चन हम करेंगे तो डिटेल में पढ़ लेंगे इसको।